हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 और 1.4। हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करी थी। उम्मीद करता हूं वो पढ़ के आए होंगे। आज की क्लास से जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एग्जाम में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में आ सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और मेरे साथ मेरी हेल्प करेंगे मेरे को पढ़ाने में और आप लोग पढ़ने में। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1.5 के अंदर अब हम कुछ चीजें ऐसे पढ़ने वाले हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम। ये गंदे गंदे वर्ड्स हमें लग रहे हैं लेकिन है बड़े सिंपल से, बहुत आसान, सिंपल, टुच्चे से, आसान से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यूनियन। व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज इंटरसेक्शन एंड ऑल ऑफ दीज। यूनियन को जनरली यू से डिनोट किया जाता है। इंटरसेक्शन को जनरली उल्टा यू इस तरीके से डिनोट किया जाता है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनियन एंड इंटरसेक्शन? इनका एक्चुअली मतलब क्या है, मकसद क्या है, करना क्या है हमें इसमें। यूनियन को और भी बोला जाता है, आइदर और भी बोला जाता है, आइदर और, या फिर टोटल भी बोला जाता है। अब ये बकवास में लिखी जा रहा हूं, समझाया कुछ नहीं है, बट आपको देखना है, पहले सुनना है, फिर उसके बाद करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन को हम एंड भी बोलते हैं और ए एंड बी भी बोलते हैं और इसका मतलब कॉमन होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे अपन लोग। जैसे कि मैंने बोला ए जो है वो 1 2 3 है एंड बी जो है वो 2 3 4 है। 5 भी ले लेते हैं, 6 भी ले लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं ए यू बी, इसका मतलब होगा टोटल लेने हैं आपको। टोटल मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं, जो कि होंगे 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद इसके लिखूंगा 2 3 रिपीट तो करना ही नहीं अपने को। 4 5 6 खत्म। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। भाई साहब, ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? 2 और 3। इसे बोलते हैं वर्बली तरीके से, वर्बली नहीं सॉरी, हमने इसे प्रैक्टिकल तरीके से कर लिया, नॉलेज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको बोलूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल आसान है ये। अगर मैं बोलूं वेन डायग्राम की हेल्प से, वेन्स डायग्राम, वेन्स एक्चुअली एक मैथमेटिशियन का नाम था जिसने सेट के बारे में डिटेल में पढ़ा था, डिस्कवरी की थी, समझा था, समझाया था। एक सर्कल, दूसरा सर्कल। ठीक है, ए यूनियन बी, सॉरी ए 1 2 3, मैं इसे ऐसे लिखूंगा 1 2 3, ए और ये बी। बी के अंदर 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। इसको जज करेंगे। ए, अगर मैं बात करूं ए की, ध्यान से सुनिएगा बच्चे मेरी बात ध्यान से, बहुत सिंपल है। ए मतलब ये पार्ट हो गया, ये भी तो है। ए मतलब ये पूरा पार्ट हो गया ना, ग्रीन ग्रीन स्टाइलिश कलर वाला है ना, अच्छा कलर है ना भाई। और अगर बी की बात करें तो आप देख सकते हो, दिस इज योर बी। क्या सिर्फ बी ये है? नहीं, ये भी तो है बी में। तो ये जो 2 3 है, ये दो कलर से शेड हुआ है आपका, ग्रीन एंड ऑरेंज। दिस इज कॉल्ड कॉमन पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट, यानी दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। याद रखिएगा, पहले समझना है। और ये जो टोटल है, ये पूरा, ये जो पूरे 2 सर्कल मिला के, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। जो 2 सर्कल मिला के होता है उसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी। याद रखिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो कॉमन को अपन ने एक ही बार ही लिखना था, जो हमने लिख दिया है, और जो इंडिविजुअल थे उन्हें हमने ऐसे लिख दिया। फटाफट से आप इसे कॉपी करेंगे, वेन डायग्राम को और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 100% एक क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जाम में आना ही आना है वेन डायग्राम से रिलेटेड। फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसे डिटेल में और समझेंगे। ठीक है ना? लगता है मुझे, करिए फटाफट से कॉपी।
आउट ऑफ फ्रेम हो रहा हूं लग रहा है, ऐसा है ना? देखिए जादू से मैं फ्रेम में आ जाऊंगा, देखा? नाउ इट्स बेटर, थैंक यू। चलिए कॉपी कर लीजिए, आगे कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट वेन डायग्राम के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, मैंने ए बोला 1 2 3 4 5 6, जानबूझ के कर रहा हूं मैं बड़ा। b इज इक्वल टू 3 4 8 9 10 11 एंड 1। तो आप a बनाएंगे एंड देन b बनाएंगे। देखते रहिएगा ध्यान से और समझते रहिएगा ध्यान से, बहुत आसान है ये। a आपको दिख नहीं रहा, आप देखो दिख जाएगा। a में 1 2 3 4 5 6 है, a में 1 2 3 4 5 6 है, b में 1 3 4 8 9 10 11 जो भी है a, और यहां पे मैंने लिखा b। a में है 1, देखो कॉमन क्या है, 1 3 4 1 3 4, पहले तो कॉमन इधर भर दो। बचा क्या क्या, 2 5 6। b की बात करें 8 9 10 और 11। अब आप इसे शेड कर दीजिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कॉन्सेप्चुअल है। ए की बात करें तो ए के अंदर ये सारा हो जाता है, ग्रीन वाला पार्ट अगेन, है ना? ये ग्रीनरी ए के अंदर छाई हुई है। अब अगर हम बात करें बी की, तो बी में ऑरेंज ऑरेंज छाया हुआ है, देखिए कैसे। तो कॉमन पार्ट जो है, जो कॉमन पार्ट है अपना वो ये है 1 3 4, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बात। अब अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी में आ जाएगा बेटा 2 5 6 2 5 6 1 3 4 1 3 4, उसके बाद कॉमा, नीचे लिख रहा हूं मैं 8 9 10 11 8 9 10 एंड 11, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। कुछ नई चीजें जो अभी आपने पिछले वाले पेज पे नहीं पढ़ी थी उसे समझते हैं। जैसे कि कुछ नई चीजें बोला मैंने आपको, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं बोलूं ओनली ए, ओनली ए का मतलब सिर्फ ए हो जिसके अंदर बी ना हो, ओनली ए। ओनली ए जो है वो हमारा 2 5 और 6 कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर बी नहीं है। 1 3 4 ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट, तो मुझे बी नहीं लेना, तो ये हो जाएगा 2 5 एंड 6। अगर मैं बोलूं ओनली बी, तो ये हो जाता है 8 9 10 11, बिकॉज ओनली बी ये है जिसके अंदर मुझे ए को नहीं लेना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, उस लॉजिक के पीछे भागो, आंसर अपने आप आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कॉपी कर सकते हो आप इसको, ओनली ए और ओनली बी आपने समझा है, और इसको डिटेल में और समझेंगे अभी हम कि कैसे ओनली ए को हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। तो वेन डायग्राम की हेल्प से निकाला। ओनली ए का मतलब है जिसमें सिर्फ ए का पार्ट हो, बी का पार्ट ना हो, ठीक है। कॉपी कर सकते हो, अगला करें। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिख देता हूं 1 3 4। देखिए और डिटेल में समझते हैं। ओनली और ओनली बी को मैं वेन डायग्राम से मैंने अभी आपको समझाया, अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल नहीं कराया, मतलब प्रैक्टिकली मैथ्स में अगर आप लिख के करना चाहें तो कैसे करेंगे वो नहीं समझाया, और डिटेल में समझते हैं इसको हम पहले।
जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला आपकी क्लास के अंदर टोटल जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में वो 50 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 बच्चे हैं, ठीक है, जिनमें से 20 जो है वो लाइक करते हैं टी, और जो 40 स्टूडेंट हैं वो लाइक करते हैं कॉफी। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या बकवास कर रहे हो, ये तो 60 हो गए। हाँ, आप गलत लिख रहे हो बेटा, ये बिल्कुल ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि 20 बच्चे टी पसंद करें और 40 बच्चे कॉफी? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं इसका, और वो प्रूफ बहुत सिंपल होगा। देखिए, 20 बच्चों ने चाय पसंद करी है, 40 ने कॉफी, लेकिन टोटल 50 बच्चे हैं। इसका मतलब 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करने के लिए हाथ खड़े कर दिए। जैसे स्कूल वालों ने बोला भाई ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाय पीना चाहते हैं, भाई 20 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। ऐसे 40 कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, भाई उन्होंने 40 ने स्टूडेंट ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ये थोड़ी बोला था वो वाले हाथ मत खड़े करना जो दोनों पसंद करते हैं। उन्होंने बोला चाय कितने पीना चाहते हो, 20 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला 40 चाय कॉफी कितने पीना चाहते हो, 40 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। तो जो वो 10 थे ना, उनकी मौज हो गई, क्योंकि वो कॉफी और चाय दोनों पीना चाहते थे और दोनों के दोनों पी के निकल गए। अच्छा, वो वोडका और विस्की नहीं बोली होती, नहीं तो 50 के 50 बच्चे वोडका में भी हाथ खड़े करते और विस्की में भी हाथ खड़े करते, कहते फिर तो डबल और भंड, और अगले दिन सोए रहते, ठीक है। चलिए फिर बैक टू वर्क, अदरवाइज आप लोग तो पीने बैठ जाओगे। यहाँ ध्यान दीजिए, तो 50 स्टूडेंट ने चाय पसंद करी, 40 ने कॉफी, 60 टोटल हो गए, बट एक्चुअली टोटल 50 थे। 10 मेरे ऐसे बच्चे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, that is called union, that is called union, that is called intersection, that is called union. This is A, this is B. डिनोटेशन अपनी कुछ भी हो सकती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल हो सकता है। इसको और डिटेल में समझते हैं, जैसे कि डिटेल में समझते ही रहना है, समझते रहना, समझते रहना है, क्योंकि उसके बाद जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे तो करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और आंसर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे मैंने बोला आपकी क्लास में ये स्टूडेंट्स हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए। इन्हें ध्यान से समझिएगा, कॉपी करने वाला कुछ भी नहीं है इसके अंदर, समझने वाला सब कुछ है। भाई स्कूल में चल रही है पार्टी, एक स्कूल में चल रही है पार्टी, और उसके अंदर ये स्टूडेंट्स हैं 10 और 5 50 बच्चे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 50 स्टूडेंट है टोटल। अब इन्होंने बोला पार्टी के अंदर हमने इस तरीके से ऑर्गेनाइज करी है पार्टी कि भाई साहब जो बच्चे छोले भटूरे खाना चाहते हैं, जो बच्चे छोले भटूरे खाना चाहते हैं उन्हें सिर्फ छोले भटूरे मिलेंगे, आलू पूड़ी नहीं मिलेगी। छोले भटूरे एंड आलू पूड़ी कितनी बेकार बेकार डिशेज हैं। अच्छी पे आ जाता है, थोड़ा पिज्जा एंड बर्गर कर लेते हैं, है ना। देसी खाना तो किसी को पसंद ही नहीं है ना। आज के डेट में सबको मतलब बाहर का ही पिज्जा विज़ा एंड ऑल। तो ठीक है, कितने बच्चे पिज्जा खाना चाहते हैं एंड कितने बच्चे बर्गर खाना चाहते हैं। तो एक्चुअली ऐसे उन्होंने बोला कुछ बच्चे पेटू होते हैं जो दोनों चीजें खाना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी खिला दिया जाएगा। हमने क्या किया, ये सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला भाई हम तो पिज्जा खाएंगे, चलो इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा चेंज करके चीज पिज्जा खाएंगे, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कहते हैं कि हम लोग नॉनवेज पिज्जा खाएंगे। नॉनवेज, ये वेज चीज पिज्जा था और ये नॉनवेज चीज पिज्जा। उन्होंने बोला था जितना खाना है खाओ, स्कूल वालों ने बोला जितना खाना है खाओ, दोनों तरीके के पिज्जा खाने, दोनों तरीके खाओ, बट वेजिटेरियन स्टूडेंट वेजिटेरियन खाएंगे और नॉन वेजिटेरियन तो नॉन वेज एंड वेज दोनों खा पाएंगे, है ना। उनके तो मौज है। तो अगर हम बात करें वेज चीज पिज्जा की, कितने बंदे वेज चीज पिज्जा खा पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 5 35 स्टूडेंट जो है वो वेज चीज पिज्जा खा रहे हैं। नॉन वेज वाले 1 2 3 4 5 6 30 बच्चे ऐसे हैं जो नॉन वेज चीज पिज्जा खा रहे हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अपने 50। इसका मतलब ये हुआ 15 बच्चे ऐसे हैं
जो दोनों तरीके का पिज्जा ठूस जाएंगे, खा जाएंगे और मौज ले जाएंगे। ये देख लीजिए 15 स्टूडेंट ऐसे ही हैं, है कि नहीं है? ये 15 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों तरीके के पिज्जा खा रहे हैं। देखिए 15, दिस इज कॉल्ड कॉमन पार्ट, ठीक है ना। अब भाई मुझे पिज्जा मंगाने हैं, अब मुझे पिज्जा मंगाने हैं, अब मैं कितने वेज मंगाऊं कितने नॉन वेज मंगाऊं मुझे ये देखना है। भाई मैंने क्या किया, मैंने देखा ओनली वेज पिज्जा खाने वाले कितने, भाई नॉन वेज पिज्जा पे 35 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, वेज चीज पिज्जा पे 35 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो क्या 65 वेज चीज पिज्जा मंगाने हैं? नहीं। क्या नॉन वेज 30 चीज पिज्जा मंगाने हैं? नहीं। आपको ध्यान से मंगाने हैं, सुन के। सबसे पहले क्या करा मैंने कहा एक काम करो, एक एक पिज्जा जिसको खाना है उसको लिए तो 50-50 रुपए है अमाउंट, जो नॉन वेज वाले खाएंगे वो भी 50 है, लेकिन जो दोनों खाएंगे उनके लिए 100 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे देने के लिए रेडी हैं। अब देखिए मैंने कहा वेज चीज पिज्जा से कलेक्शन कितने हैं, जो सिंगल वेज चीज पिज्जा खाना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लोग ऐसे हैं जो ओनली यानी सिर्फ वेज चीज पिज्जा खाएंगे। समझ में आ रही बात? आसान है, बहुत सिंपल सा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बंदे ऐसे हैं ओनली जो नॉन वेज चीज पिज्जा खाएंगे। आ रही बात समझ में? 20 वेज चीज पिज्जा मंगाने, 15 नॉन वेज चीज पिज्जा मंगाने और 15 प्लस इसके अंदर करेंगे, 15 प्लस इसी के अंदर करेंगे, बिकॉज ये 15 है ना, 15 तो दोनों तरीके के मंगा रहे हैं तो इसलिए। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर मेरे को निकालना होता, मुझे ये पता होता कि 35 जो है वो चीज पिज्जा खा रहे हैं, मुझे टोटल नहीं पता, मुझे पता है 30 नॉन वेज पिज्जा खा रहे हैं और 15 ऐसे हैं जो दोनों तरीके का पिज्जा खा रहे हैं। अगर मुझे निकालना है ओनली वाले कितने हैं, तो मैं इस पूरे में से वेज चीज पिज्जा वाले पता थे मेरे को पूरे, मुझे पता थे वेज चीज पिज्जा वाले ये वाले, इसमें से अगर मैं इतने पोर्शन को माइनस कर दूं, ये पोर्शन को माइनस कर दूं, तो मुझे ओनली पता लग जाएगा। यानी आप कह सकते हो जब भी आपको ओनली ए निकालना है तो आप ए में से माइनस कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी को, क्योंकि दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को इस पूरे ए में से अगर आपने माइनस कर दिया तो आपको पता लग जाएगा ओनली ए वाले कितने हैं और ओनली बी वाले कितने हैं। ये देखिए जरा, बी में से माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी को, क्योंकि बी वाले ये पूरे थे, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है, फॉर्मूला हम खुद बनाते हैं इसके अंदर। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वेन डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ओनली ए इज दिस पार्ट, ओनली ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ओनली बी वाले कितने हो गए, ओनली बी वाले हो गए बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, यानी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, खत्म। आई बात समझ में? इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? देखिए, तो फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना, बहुत सिंपल सी चीज है, उसको समझना है बस। ठीक है, क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। अब चीजें आती हैं, ए आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी आपको दिया हुआ है 3 4 5, कहता है ए माइनस बी निकालो। बच्चे ए माइनस बी का मतलब है ए के तो एलिमेंट हो बट बी के ना हो। ए के एलिमेंट हो बट बी के ना हो, तो 3 4 5 को अपन ने माइनस किया, आंसर आएगा 1 2 6 7 8। एलिमेंट्स को माइनस करना है, वैल्यूज को माइनस मत करने लग जाना। अगर मैं b माइनस ए निकालूं तो b के एलिमेंट लिखे 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे कहेंगे सर नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, बेटा नेगेटिव वगैरह में नहीं आएगा। 3 4 5 आपको हटा देना है, 3 4 5 आपने हटा दिया, बी ए का तो एक भी एलिमेंट नहीं लिखना, बी माइनस ए का मतलब है ए का एक भी नहीं आएगा, बचे हुए बी के आ जाएंगे। कुछ नहीं बचा, बी में 5 बच गया या फिर ऐसे ब्रैकेट बच गया, खाली हवादार ब्रैकेट। ठीक है, इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन नहीं होता है, बिकॉज एडिशन इज ए यूनियन बी। ठीक है ना? फटाफट से कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट से करिएगा।
अब आएंगे एक्सरसाइज पर 1.4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू 135, y इज इक्वल टू 123। कहता है यूनियन निकाल के दे दो, तो x यूनियन y इज इक्वल टू 1 2 3 5। टोटल लिखने होते हैं ना सारे एलिमेंट ऑफ a, x एंड y, तो टोटल लिख दिया हमने। सेकेंड पार्ट, a इज इक्वल टू a e i o u। साथ साथ करते रहना, आसान क्वेश्चन है। b इज a b c, तो a यूनियन b इज a b c e i o u। रिपीट तो करना नहीं है, सीक्वेंस कुछ भी हो मैटर नहीं करता। फिलहाल तो मैंने वैसे तो प्रॉपर सीक्वेंस में ही लिखा है, बट सीक्वेंस मैटर नहीं करता। थर्ड, a इज इक्वल टू x such that x is a natural number less than 3 ना, नहीं and multiple of 3 and multiple of 3। तो आप क्या करेंगे, a is equal to 3 6 9 12 ऐसे। b is equal to x such that x is a natural number less than 6। छह से छोटा यानी b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। पहले तो प्रॉपर कन्वर्जन कर लिया करो, ठीक है ना। 6 से छोटा बोला है तो 6 से छोटे में 5 तक आएगा। अब बात करें a यूनियन b की, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, 15 भी आएगा, डैश डैश। सारे 3 के मल्टीपल तो आने ही आने अपने, ठीक है। तो यूनियन निकालना था, निकाल दिया। फटाफट से कॉपी तो कर लिया ही होगा, साथ साथ ही कर रहे हैं, फटाफट लिख लो इन्हें। इसके बाद फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट कर दें, कंप्लीट करेंगे आज 1.4। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी, और 5 भी हो जाएगी मेरी, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं 1.6 तो है नहीं, मिसलेनियस है। मिसलेनियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और अच्छी भी एग्जाम में भी आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट फर्स्ट का, a is equal to x such that x is a natural number and 1 से लेकर 6 तक। 1 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए, 2 3 4 5। b is equal to x such that x is a natural number छह से बड़ा बट 10 से छोटा, यानी आप कह सकते हो कि 7 8 9 बस। तो a यूनियन b कितना हो जाएगा अपना, 2 3 4 5 7 8 9, खत्म। बात करें अगर फिफ्थ पार्ट की, तो a दिया हुआ है 1 2 3 एंड b दिया हुआ है 5। हाँ, तो इसका a यूनियन b कितना होगा, 1 2 3 5 लिखने की जरूरत नहीं होती, वो हर एक के अंदर अवेलेबल होता ही होता है, ठीक है। खत्म हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसने बोला है a इज इक्वल टू ए बी, b इज इक्वल टू ए बी सी, इज a इज अ सबसेट ऑफ b। क्या a b का सबसेट है? यस, a इज अ सबसेट ऑफ b। व्हाट इज a यूनियन b? a यूनियन b क्या होगा, a b c, यानी b के इक्वल ही आ गया है वो, ठीक है ना। b के इक्वल ही आ गया। अगर आप देखो तो a जो है वो ए बी दिया हुआ है और इसका खात्मा हो चुका है पेन का। a जो है वो ए बी दिया हुआ है और b जो है वो आपको ए बी सी दिया हुआ है।
तो व्हाट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी। फिलहाल यही आया मेरा सेम, जिसे मैं बी भी बोल सकता हूं, यानी ए यूनियन बी जो है मेरा वो बी के इक्वल है। यस, इस केस में जो वेन डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है, बी के अंदर ही ए बन जाता है, क्योंकि बी का पूरा पार्ट होता है, इसलिए बी के अंदर ही ए बन जाता है। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको, साथ साथ ही कर रहे थे वैसे तो क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन सेम है, वेन डायग्राम ऐसा बनेगा और उसने बोला है ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट है, तो व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी इज बी। बात खत्म, और वेन डायग्राम ऐसा बन जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी दिया हुआ, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स निकालने, सारे नहीं करने अपने को, अपन सिर्फ 5th 6th एंड 7th पार्ट करेंगे, क्योंकि वो लेंदी है, बड़े पार्ट है, उससे हम सीख पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले आपको ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 6, मेरे साथ साथ लिख सकते हो क्वेश्चन, तो सी दिया हुआ है 5 6 7 8 और डी दिया हुआ है 7 8 9 10। सर पार्ट नंबर सीधा 5th पर आ रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू मांगी है। पहले मेरा पूरा देखेंगे आप इसको सॉल्यूशन को, उसके बाद 6th और 7th पार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी का यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4, 3 4 तो आ गया, 5 6। अब सी के साथ यूनियन निकालना है, पहले मैंने सी की वैल्यू लिख ली जो कि है 5 6 7 8। अब आपको इसमें और इसमें यूनियन निकालना है। आप क्वेश्चन भूल जाएंगे, आप बोलेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी है, दैट इज इक्वल टू, ये तो पूरे आएंगे ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 6 आ चुका है, 7 8 खत्म। 6th पार्ट एक बार देखेंगे और ध्यान से, फिर कॉपी करेंगे, अभी नहीं करना कॉपी बिल्कुल भी। 6th पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। पहले तो ए यूनियन बी अपन निकाल चुके हैं, अपन ने ए यूनियन बी कितना निकाला था? 1 2 3 4 5 6, और डी की वैल्यू देखिए क्या है, डी की वैल्यू है 7 8 9 10, यही वैल्यू है। अगर अब आप इसका ए यूनियन बी यूनियन डी निकाले, यानी इसका और इसका यूनियन, तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, खत्म, फिनिश, डेथ। समझ में आई बात? बड़े आसान क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था। कॉपी कर लीजिए, अगले पेज पे मैं 7th पार्ट आपको कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर्स। सबका इंटरसेक्शन नहीं सर, इसका एक पार्ट रह गया अपना 7th पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी। अपने पास ए जो था वो था 1 2 3 4, बी जो था अपने पास वो था 3 4 5 6, सी जो था वो था 5 6 7 8, और जो डी था वो था
7, 8, 9 एंड 10, ठीक है ना। बी यूनियन सी, सबसे पहले अपन निकालेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बी यूनियन सी निकल गया। अब निकालना है डी। डी कितना होगा, 7, 8, 9, 10। अब निकाल देंगे बी यूनियन सी यूनियन डी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। खत्म। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, कॉपी कर सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए पहले मैं ए बी सी डी लिख रहा हूं। ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4। आप लोग मत लिखिएगा। बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6। सी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 और डी इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10। मेरे को बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने लिखा, आपने कॉपी कर लीजिए। बस कर लिया, चलिए आगे करते हैं। देखिए आपके पास ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, सी अवेलेबल है एंड डी अवेलेबल है। चारों अवेलेबल है ना। सबके इंटरसेक्शन निकालने हैं। फिर से हम 3 पार्ट करेंगे, खाली 5th पार्ट। 5th में हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन भाई 1, 2, 3, 4 और इधर 3, 4, तो 3, 4 कॉमन है। उसके बाद सी अपना दिया हुआ 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8 भाई कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 लिख सकते हो या फिर हवा वाला ब्रैकेट लगा सकते हो। बात खत्म। समझ में आई बात? सिंपल है। अगला देखिए 6th पार्ट। 6th पार्ट आपका हो जाएगा, 6th नहीं करा रहा, सीधा 7th करा रहा हूं। बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं पहले। बी और सी में कॉमन क्या है? बी और सी में कॉमन है 5 एंड 6। अब डी लिखता हूं मैं। डी है 7, 8, 9, 10। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है बी, सी और डी में। बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5 या फिर हवा वाला ब्रैकेट आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, ब्रैकेट लगा के 0 नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए इसे, फिर आगे कर रहे हैं फटाफट से। सिक्स्थ पार्ट करेंगे। 6th पार्ट कह रहा हूं, सॉरी 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th पार्ट तो आपका होमवर्क है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ए दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 एंड 11। बी दिया हुआ है 7, 9, 11 एंड 13। सी दिया हुआ है 11, 13, 15 और डी दिया हुआ है 15 एंड 17। क्वेश्चन है फाइंड। सीधा आएंगे अपन 8th पार्ट पे। भाई बाकी नकली है ना, इसलिए बोल रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले इसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप बी यूनियन डी निकाल लो, ठीक है ना। बी यूनियन डी, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, कॉपी नहीं करिए प्लीज, समझ लीजिए पहले, उसके बाद बी यूनियन डी।
बी और डी में यूनियन, इन दोनों में टोटल 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। ए आपको क्या दिया हुआ है? 3, 5, 7, 9 और 11। ए और बी, इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, मतलब ए का कॉमन निकालना है बी यूनियन डी के साथ। बी यूनियन डी और ए में कॉमन क्या है? देखो भाई, कॉमन आ रहा है, एक तो 7 दिख गया मेरे को, कॉमन 7 दिख गया, भाई 7 लगा दूंगा। एक 9 दिख गया, एक 11 दिख गया, एक 9 दिख गया, एक 11 दिख गया, ठीक है, 7, 9, 11 और कुछ भी कॉमन नहीं है, बात खत्म। आंसर। पार्ट नंबर अभी कॉपी नहीं करिए प्लीज। पार्ट नंबर 9, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे आप। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन, इन दोनों में कॉमन अगर हम निकालें 5, 7 नहीं 7, 9, 11, 7, 9, 11 आ रहा है खाली। अब निकालते हैं बी यूनियन सी। व्हाट इज बी यूनियन सी? बी और सी में टोटल 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, उसके बाद 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में जो भी कॉमन पार्ट है वो, इसमें और इसमें जो भी कॉमन पार्ट है वो लिखना है। यानी आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट इज इक्वल टू 7, 9, 11, 7, 9, 11, बस यही कॉमन है और खत्म। कॉपी कर सकते हो आप। एक पार्ट और करेंगे इसका, लास्ट 10th पार्ट, ठीक है। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, 10th पार्ट करेंगे उसके बाद। देखिए, टेंथ पार्ट, है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले तो आप ए यूनियन डी निकालेंगे। व्हाट इज ए यूनियन डी? ए आपके पास है, डी आपके पास है, इनका यूनियन देख लीजिए। ए यूनियन डी अगर मैं देखूं तो ए के सारे एलिमेंट लिख देता हूं पहले मैं, 7, 9, 11 और डी के एलिमेंट 15 और 17, खत्म। अब निकालते हैं बी यूनियन सी। तो पहले बी के सारे एलिमेंट टेप दिए मैंने एज इट इज, और डी के सारे एलिमेंट सी निकालना है। सी में 11, 13, 15, 11, 13, 15, खत्म। और ए यूनियन डी का मुझे इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, यानी इन दोनों में कॉमन 3, 5, 7, 7 कॉमन, 9, 9 कॉमन, 11 कॉमन, 15 कॉमन, 7, 9, 11 और 15, 7, 9, 11 और 15, खत्म। आंसर खत्म, सिंपल। कॉपी कर सकते हो आप लोग। उसके बाद हम करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में वही बोल रहा हूँ, ये पूरी एक्सरसाइज अपने को कंप्लीट करनी है आज किसी भी सूरत में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं,
पहले तो आप सारी चीजें लिख देंगे। 7th क्वेश्चन में ए दिया हुआ है आपको, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। पहले तो ना आप इसको कन्वर्ट कर लो, नेचुरल नंबर की कन्वर्जन होके ये ए हो जाएगा अपना 1 2 3 4 डैश डैश। बी आपको दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, देखो इससे पता होता क्या है, आसान लगता है क्वेश्चन जब हम करते हैं ना, नंबरिंग अगर हो जाए तो आसान लगता है अपने को। 2 4 6 8 डैश डैश। C इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 वाले। D x such that x is a prime प्राइम कौन से होते हैं? जो अपने टेबल में आते हैं या और खुद 1 से डिवाइड होते हैं। गलत, ये एक स्टेटमेंट हमेशा गलत होती है। जो एग्जैक्टली जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम बोलते हैं। 2 3 5 7 11 13 डैश डैश, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, आगे क्या है। आगे उसने बोला है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी वगैरह वगैरह। सारे नहीं करूंगा मैं, फर्स्ट पार्ट कर लेता हूं पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन 2 4 6 8 आएगा, सीधा लिख देते हैं 2 4 6 8 डैश डैश। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, दोनों में से कैसे भी लिख दीजिए, आपकी अपनी इच्छा चलेगी। सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं करते, थर्ड कर लेते हैं, हर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में भाई प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13। तो x सच दैट x इज इवन, x इज अ प्राइम नंबर। फोर्थ नहीं करते, फिफ्थ करते हैं सीधा। फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन, बी में और डी में कॉमन सिर्फ 2 आएगा भाई, इवन प्राइम नंबर ही होगा ना। x such that x is an even prime number। पार्ट नंबर 7 है, कोई पार्ट 7 है नहीं, 6 है। तो बस इतना कंप्लीट कर लिया, बहुत है, ठीक है ना। फटाफट से कॉपी करो। अगला पार्ट पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट? डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, डिसजॉइंट। भाई डिस क्लियरली है, जॉइंट ना हो, मतलब जॉइंट ना हो, ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 सेट ऐसे हैं ए और बी, दिस इज डिसजॉइंट, ये भी डिसजॉइंट होते हैं, जिसमें आपका इन दैट केस, या आप कह सकते हो कि केसेस इन विच A intersection B is 5 are called disjoint set। वो आपस में जॉइंट नहीं होते हैं, बात खत्म। फर्स्ट पार्ट देखिए, 1 2 3 4 और दिया हुआ x इज अ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 दिया हुआ एक तो, और साथ में उसने बोला एंड x such that x is a natural number and 4 से बड़ा और 6 से छोटा।
तो आप कह सकते हो कि ये बनेगा 4 5 6। ये डिसजॉइंट नहीं है बिकॉज 4 इज कॉमन, देयरफॉर दिस आर नॉट डिसजॉइंट सेट। अगला है ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, तो इसके अंदर भी ई कॉमन है, ये भी डिसजॉइंट है, सॉरी ये भी डिसजॉइंट है, अगले वाला भी डिसजॉइंट है, मतलब इंटरसेक्शन 0 है तो डिसजॉइंट होगा, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में भी इंटरसेक्शन है मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है यार, मैं क्या बोल रहा हूं, नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि कॉमन आ गया ना कुछ, ये भी नॉट डिसजॉइंट, कॉमन आ गया। ई थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में इवन इंटीजर ऑड इंटीजर, ये डिसजॉइंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वो इवन इंटीजर्स है और दूसरे वाले ऑड इंटीजर्स है, ठीक है ना, इसीलिए। आगे देखिए, अगला है आप अगर अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21 एंड b इज इक्वल टू 4 8 12 16 20। c इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 और d इज इक्वल टू 5 10 15 20। बहुत सारे पार्ट्स हैं, फाइंड ये, फाइंड वो, फाइंड फिलाना, फाइंड ढिमकाना, जो भी हमें कोई लेना देना नहीं, हम अपने अपने क्वेश्चन करते रहेंगे। इसके अंदर 12 पार्ट है, सारे करने की जरूरत नहीं है। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, कॉपी नहीं करो, पहले देखते रहो क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप। a माइनस सी, तो पहले a के एलिमेंट लिखे, 3 6 9 12 15 18 21 माइनस सी 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस किया तो अपना आंसर आया 2 4 6 8 10 12 14 16, ये हटा देना है। 3 9 12 हट गया, 15 18 और 21 रिमेनिंग पार्ट। पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट है b माइनस ए। b की वैल्यू क्या है, 4 8 12 16 20 माइनस 3 6 9 12 18 21 माइनस हुआ 12 हट जाएगा, और कौन सा हट रहा है, 6 9 नहीं, कुछ नहीं हट रहा, 20 21 कुछ नहीं घट रहा, यानी 4 8 16 और 20। क्योंकि b के एलिमेंट्स लिख सकते हो बट a का एक भी नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है ना, उसको हटा देना। पार्ट नंबर 4 के बाद पार्ट नंबर 6, d माइनस ए, तो d की वैल्यू क्या है, 5 10 15 20 माइनस a 3 6 9 12 15 18 21 15 गया, बाकी कुछ नहीं घट रहा, 5 10 20, यू गेट d माइनस ए। कॉपी कर सकते हो, अगले 2 पार्ट करेंगे कंप्लीट, 6 के बाद 8वां करेंगे और 10वां और 12वां, ये 3 पार्ट और करेंगे, ठीक है।
देखिए पार्ट नंबर 6 हुआ था, 8th पार्ट कर रहे हैं, b माइनस डी। b की वैल्यू क्या है? 4, 8, 12, 16, 20 माइनस डी की वैल्यू क्या है? 5, 10, 15, 20। 20 गया, बाकी कुछ नहीं जा रहा। 4, 8, 12, 16 के बाद 9th पार्ट, 10th पार्ट, d माइनस बी। 5, 10, 15, 20 माइनस बी की वैल्यू 4, 8, 12, 16, 20। पाँच 10 15 20 से 20 गया, बचा गया 5, 10, 15, खत्म। लास्ट 12th पार्ट, d माइनस सी। 5, 10, 15, 20 माइनस सी की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 14, 16। तो माइनस कर देते हैं और अपना 10 ही हटेगा खाली। 5, 15, 20 खत्म। अगला क्वेश्चन है, पूरा होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, 11th में पूरा करा रहा हूँ, 12th में पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आते हैं, दिक्कत कोई नहीं है, आराम से कर सकते हैं। मेरे कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में 1.5 करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और 1.6 एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 1.5 और 1.6 में से आते हैं और मिसलेनियस में से, ठीक है ना। तो वो तीनों एक्सरसाइज ढंग से पढ़नी है, और जब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे 1.5 और 6, जब तक आपको ढंग से पुराने कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, तब तक नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है। 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क है पूरा का पूरा। 11th 12th मैं करा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। R is a set of real number. R is a set of real number. Q is a set of rational number. देन व्हाट इज R माइनस Q? आपको पता होना चाहिए रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रैशनल और दूसरा इरैशनल। ऐसा अपन ने क्लास 9th में पढ़ा था। रियल नंबर को R से डिनोट किया उन्होंने, रैशनल नंबर को इन्होंने Q से डिनोट किया। R माइनस Q क्या बचेगा? इरैशनल। तो R माइनस Q इज इक्वल टू इरैशनल नंबर। खत्म, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12th, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। 2, 3, 4, 5 एंड 3 एंड 6 आर डिसजॉइंट। बेटा क्या ये डिसजॉइंट है, ट्रू और फॉल्स? नो, दिस इज नॉट डिसजॉइंट बिकॉज 3 इज कॉमन इन बोथ द केसेस, ठीक है ना। तो डिसजॉइंट तो वो होता है जिसके अंदर कॉमन कुछ नहीं आता। सेकेंड पार्ट, A, E, I, O, U and A, B, C, D are disjoint. No, because A are common in both the sets. Third part, common नहीं आना चाहिए, disjoint में common नहीं आना चाहिए। Third part, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, तो ये अपना disjoint है because कुछ भी common नहीं आ रहा। Fourth part, 2, 6, 10 and 3, 7, 11 are disjoint. Yes, this is also disjoint set because इनमें अपना कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, उसके बाद आप लोग कॉपी तो कर ही लिया है आपने। देखिए थोड़ी सी बातें बताऊंगा, फिर क्लास ओवर है। अपने पास फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक का पढ़ने का क्राइटेरिया होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने नोट किया हो तो फर्स्ट टू 10th में सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्लास 9th होती है, और फर्स्ट टू 12th में 11 टू 12th में सबसे, यानी फर्स्ट टू 12th ही कह सकते हो आप, सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्लास 11th होती है। और आप अभी सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्लास 11th में हो। बच्चा क्या सोचता है कि 10th के अंदर 9 CGP आ गया, 10 CGP आ गया, मजे आ गए, अब मैं आराम से कुछ भी कर लूंगा और 11th मेरी आराम से निकल जाएगी, मुझे मार्क्स की जरूरत नहीं, मुझे पास होना है। बेटा आई चैलेंज यू, आप साइंस के अगर स्टूडेंट हो
तो 60% लाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी 10th में आपको मार्क्स लाने के लिए करनी थी। और अच्छे अच्छे बच्चों के तोते उड़ जाते हैं 60% नंबर लाने के लिए 11th क्लास में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप रोज की रोज पढ़ते रहो, अदरवाइज पेंडिंग वर्क इतना सारा हो जाएगा, काम आप कर नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे, दिक्कत आ जाएगी, कंपार्टमेंट आ जाएगी। तो रिक्वेस्ट है ये मेरी आपसे कि प्लीज आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको ढंग से पढ़ें, तबीयत से पढ़ें, नहीं तो बाद में रोते रहोगे और बाद में मुझे आके बोलोगे कि सर ने जो पढ़ाया था वो हम पेपर में पास नहीं हो पाए, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं होगा। नहीं तो आपके पास लेक्चर्स हैं, आप लेक्चर में देखना जो जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा 100% वो एग्जाम में आएंगे। आज तक के अपने करियर में मेरे 7 से 8 साल हो गए मुझे मैथ्स पढ़ाते हुए, 7 to 8 ईयर्स हो गए मुझे, और इसके अंदर मैंने कम से कम भी 3 से 4 हजार बच्चों को निकाल दिया। 3 से 4 हजार बच्चे मैंने पढ़ा दिए, और इन 3-4 हजार बच्चों में मेरे 11th के कम से कम भी 1500 से 2000 स्टूडेंट रहे होंगे। तो ये 1500 हजार स्टूडेंट्स का मुझे एक्सपीरियंस है, यानी मैंने कम से कम भी 200 स्कूल्स तो कवर किए हैं बच्चों को पढ़ा के। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों की प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ पाओगे, दिक्कत आएगी मुझे भी और आपको भी, ठीक है ना, क्योंकि मेरा नाम खराब होगा। तो रिक्वेस्ट है जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना ही पढ़ लो। अगर आपने देखा हो डेली में कुछ खास होमवर्क नहीं देता हूं, मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़ के आओ, नहीं तो बाद में रोओगे, ठीक है। रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ के आइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा, टिंग टोंग।